भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि आगे से मेरे सामने मेरी पत्नी के लिए अपमानजनक बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नमस्कार मैनेजर साहब। नमस्कार। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, खाना खाते समय उठना नहीं चाहिए। देखिए ना, मैं सोच ही रहा था कि कहीं देर ना हो जाए, और कितना सही समय पर पहुंचा हूं मैं। दरअसल आज महिपाल ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, सोचा आपके लिए भी लेता चलूं। लाओ रे, ये लीजिए, खाकर बताइए कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। वैसे कैसा चल रहा है उस भीमराव का? नहीं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है या गया? अरे नहीं है, बहुत भाषण देता है और धमकी भी। जानता हूं, सबको कानून सिखाता फिरता है। उसकी यही अकड़ तो तोड़नी है मुझे। कोशिश में लगे कि जल्दी भीमराव यहां से तंग आकर नौकरी छोड़कर चला जाए। अच्छा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैनेजर साहब, ये बात आप इनसे पूछ लीजिए। ये और इनके बेटे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि भीमराव कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं और मेरी जात का कोई भी व्यक्ति कभी भी भागे ना। हम लड़े, जूझे और लड़कर अपना हक पाए। बस बहुत सुन लिया तेरा भाषण। जूझे हैं, संघर्ष किए हैं। मैनेजर साहब, फिलहाल निकलता हूं मैं यहां से। ऑफिस से घर जाते समय हमारे घर से होते हुए जाइएगा। रात्रि का भोजन साथ में करेंगे। जी बिल्कुल। और इस भीमराव को यहां से कैसे भगाना है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जी चलता हूं। क्या सोच रहे हैं आप? शोभा, जहां पर सब कुछ छोड़ा था ना, वहीं से शुरुआत करेंगे। समझी नहीं मैं। चाली में खुद की एक खोली खरीदने के सपने से हम दूर हुए थे। अब फिर से मिले हैं तो उस सपने को पूरा करने में लगेंगे। अपना घर होगा। आज नहीं छोड़ूंगा उन्हें, आज नहीं छोड़ूंगा उन्हें। बाबा चलो, आज नहीं छोड़ूंगा उन्हें। क्या हुआ दीपक? आज नहीं छोड़ूंगा उन्हें। दीपक, बोल तो सही, क्या हुआ? आज मारूंगा उन्हें। क्या हुआ दीपक? आज मैं उन्हें मारूंगा। क्या हुआ? जब बाबा यहाँ नहीं थे तब सब मुझे ये कहकर चिढ़ाते थे कि तुम्हारा बाप भाग गया। अब जब बाबा यहाँ आ गए तब सब मुझे ये कहकर चिढ़ा रहे कि तुम्हारा बाप अब कब भागेगा। छोड़ूंगा नहीं उन्हें, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। दीपक तू कहीं जाएगा? आई, मैं जाऊंगा। जाऊंगा।
दीपक रुक जा, कहाँ जा रहे हो? भीम भैया, आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। देखो दीपक, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। आप नहीं समझ सकते। रुक जा, देखो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम और मैं एक ही जगह खड़े हैं। हम दोनों वाहियात सवालों से परेशान हैं, दुखी हैं। ये समझ लो कि तुम किशोर भीमराव हो और मैं बड़ा दीपक। बाहर के लोग हम दोनों को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। हम दोनों भी शिकार हैं बाहरी लोगों के उस सोच की, जिन्हें लगता है कि हमें खुश रहने का अधिकार ही नहीं है। यकीन करो, आज तुम्हारे साथ जो स्कूल में हुआ वही मेरे साथ ऑफिस में हुआ। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे हाथ में ये डंडा है और मेरे दिल में आग। तुम मारकर उन्हें सबक सिखाना चाहते हो और मैं मेरे दिल की इस आग से सारी कुरीतियों को जलाना चाहता हूं। तुम 2-4 लोगों को घायल करके अपना मन हल्का करना चाहते हो और मैं अपने अपमान को मन में जिंदा रखना चाहता हूं, ताकि आगे जाकर मैं सिर्फ किसी व्यक्ति को नहीं, पूरी परंपरा को बदल सकूं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो या मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हो। मेरी तरह और तुम्हारी तरह का क्या लेना देना? ऐसे कैसे वो मेरे बेटे को बोल सकता है? दीपक तू चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। चल। क्या बोल रहे हैं आप? चल दीपक। माफ कर दो भीम भैया, मैं तो हमेशा से आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दीपक ऐसे में तो उन लोगों का हौसला और बढ़ेगा और वो लोग तुम्हें और चिढ़ाएंगे। ऐसे में भीम की बात सुनना ठीक नहीं है। चल तू। बाबा, भीम भैया की सिर्फ बात ही नहीं मानता हूं मैं, बल्कि इनका अनुसरण भी करता हूं। और जिनका अनुसरण किया जाए वो सामने आकर खड़े हो जाए तो आगे बढ़ जाना अपमान होगा। देखो, वो लोग जो करते हैं वो उनका काम ही है। उनका काम यही है कि तुम्हें परेशान करते रहें ताकि तुम्हारे विकास की गति कम हो जाए। लेकिन हमारा काम यह है कि हम हमेशा अपने ऊपर काम करते रहें। तो उन्हें उनका काम करने दो, हम हमारा काम करते रहेंगे। अरे भीमराव, इससे तो आदमी कमजोर बन जाएगा और तुम दीपक को कमजोर बना रहे हो। हाँ, तो भीमराव और करता ही क्या है? अरे ये लोगों को कमजोर बना के रखेगा, तभी ना ये भाषण देगा और वो सब सुनेंगे। हितेश काका, जब सूरज की किरणों से गर्मी लगती है तब आपके डंडा उठाकर उसे मारने जाते हैं या उस पर कुछ उपाय करते हैं? जिस चीज से उलझकर कुछ नहीं होगा ना, उससे नहीं उलझना चाहिए। सही कहा रामाताई, आगे से ध्यान रखूंगा। अब जाओ, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करो।
परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है भीम भैया। आज की पढ़ाई होगी। आई, अब जल्दी से खाना बना दीजिए तो मैं खाकर सो सकूं। कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा। आई, मैं थोड़ी देर नीचे खेल के आता हूँ। आता हूँ बाबा। बेटा मेरा है मगर मानता भीमराव को है। कई बार मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर आप इतना ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि बेटा जब अच्छे संस्कार और जीवन की पद्धति का अनुसरण करे तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आप यकीन मानिए, अब तक जितने भी लोगों को मैंने देखा है ना, उन सब लोगों में से सबसे अच्छा सोच, सबसे अच्छे विचार, सबसे अच्छा संस्कार है भीम का। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, कल से सुबह सुबह हम दोनों साथ में काम ढूंढने जाएंगे। काम करेंगे तब ना थोड़ा पैसा जमा करेंगे, ताकि परीक्षा के बाद दीपक जब ऊंची कक्षा में जाएगा पढ़ने तो उसकी पढ़ाई के लिए थोड़ा पैसा जमा करें। लेकिन काम ढूंढना ही क्यों, कुछ धंधा करते हैं। कुछ पैसे हैं मेरे पास, वो धंधे में लगाते हैं। और कल को दीपक की शादी वादी होगी तो लड़की वाले देखेंगे कि सब मिलके धंधा करते हैं तो ज्यादा विश्वास करेंगे, ना कि सुबह शाम लड़के के माँ बाप काम के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे तो कौन शादी करेगा। आप हमेशा दीपक की शादी पर ही क्यों अटक जाते हैं? तो बोल ना साफ साफ कि मैं चोर हूँ, बोल। नहीं आई, मैं ऐसे नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ, अगर आपको सब्जी खानी होगी तो आप बता दीजिए ना मुझे, मैं मना थोड़ी करूंगी आपको। और अगर डब्बे से ही निकाल कर खानी है तो तब भी बता दीजिए, मैं दे दूंगी आपको। लेकिन ऐसे चोरी मत कीजिएगा। और ऐसे खा लिया तो क्या हुआ? तेरा पति भूखा रह गया? नहीं, भूखे तो नहीं रहे वो, और उनका अच्छे से पेट नहीं भरा होगा। और मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरा प्राथमिक कार्य ये है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूं। और मेरा प्राथमिक कार्य ये है कि मैं तुझे परेशान करूं। पता नहीं क्यों तुझे और तेरे पति को परेशान करने में बड़ा मजा आता है मुझे। देख क्या रही है ऐसे? हाँ, सजा देगी मुझे? हाँ? गला दबाएगी मेरा? तो दबा ना, दबा 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 दबा, गला दबा मेरा, दबा दबा। भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। अपराध और भूल में भेद समझती हूँ और न्याय के नियम भी जानती हूँ। सब्जी खाना कोई अपराध नहीं है कि मैं आपको सजा दूँ। नहीं है ना अपराध? नहीं है ना? तो देख क्या रही है इसे? चल जा। ये देख रही हूँ कि अब मेरे पति से कितनी नफरत करती है। जब आप ठीक थी तब भी आप इतनी ही नफरत करती थी, और मेरे पति ने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा है। पता नहीं क्यों फिर भी आप उनकी दुश्मन बन बैठी है। एक तरफ संसार दुश्मन है और एक तरफ आप।
पर पता नहीं क्यों आप ये समझती है कि वो कितने बुरे हैं। मेरे पति बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे आप समझती है और उन्हें मानती है। जा। यही तो चाहती थी मैं कि भीम के दो ही दुश्मन हो, एक तो सारी दुनिया और दूसरी दुश्मन इस घर के अंदर जीजाबाई। और रमा ने तो इस बात का स्वीकार भी कर लिया। सारे चेहरे हंसते हुए नजर आते हैं बाबा, और हंसी वैसी जो चिढ़ाती हो, छोटी जात के होने का बोध कराती हो और बताती हो बार बार कि मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब आज तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे साथ गलत व्यवहार हुआ है, अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, है ना? व्यवहार से भी ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने मेरी योग्यता का मजाक बनाया। बार बार कहते रहे, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ बताने की क्या जरूरत है, कितने पेपर है, कितने बंडल है, ये बिना बताए तुम खुद ही लिख लो, तुमने तो ग्रेजुएशन कर लिया है। नहीं बेटा, वैसे तो तुम खुद ही समझदार हो। जो बात बाहर तुमने दीपक को समझाई है, वही बात तुम खुद भी समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैं ज्योतिबा फुले से मिलने गया था, और ऐसे ही तुम्हारी तरह मैंने अपना दुख सुनाया कि पिछले कुछ दिनों से मैं जहां काम कर रहा हूं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ये सब सुनकर महात्मा फुले ने मुझे सिर्फ एक सवाल पूछा। रामजी सकपाल, ये बताओ, ये कब से हो रहा है? तो मैंने सोचा और पता चला कि ये मेरे साथ तब से ज्यादा हो रहा है जब हमारे फौजी कैंप में निशाना लगाने की प्रतियोगिता थी, और वो प्रतियोगिता मैं जीत गया था। इस पर ज्योतिबा फुले ने मुझे तुरंत समझाया। जब तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा होने लगे, तुम्हारी काबिलियत दूसरों की अपेक्षा से ज्यादा बढ़ने लगे, तो दो ही चीजें होती है, या तो सामने वाला तुम्हें प्रोत्साहित करता है, या फिर तुम उसकी आंखों में चुभने लगते हो। जाहिर सी बात है कि वो लोग तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे क्योंकि तुम उनकी आंखों में चुभने लगे हो, और इस चुभन की पीड़ा हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना। जब तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा होने लगे, तुम्हारी काबिलियत दूसरों की अपेक्षा से ज्यादा होने लगे, तब दो ही चीजें होती हैं, या तो सामने वाला तुम्हें प्रोत्साहित करेगा, या फिर तुम उनकी आंखों में चुभने लगोगे। तो जाहिर है कि वो लोग तो तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तुम उनकी आंखों में चुभोगे, और उस चुभन की पीड़ा को हटाने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। व्यक्तिगत आक्षेप तभी लगाए जाते हैं जब सिद्धांतों की लड़ाई लोग हारने लगते हैं। जब दोबारा कोई ऐसा कुछ कहे
तो ये समझ के उसे माफ कर देना कि वो अपनी लड़ाई हार रहा है। कुल मिला के अपना दिल पत्थर का बना लो, ताकि लोगों की कुंठाएं, उनके आक्षेप, उनके तिरस्कार सब टकरा के लौट जाए। वो अपनी लड़ाई हार रहे हैं और खुद को बचाने के लिए अंतिम शस्त्र अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा माफ कर देना उन्हें। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब तुम्हारा दिल पत्थर का बना लो, ताकि लोगों की कुंठाएं, उनका तिरस्कार, उनका आक्षेप सब टकरा कर लौट जाए।